आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ही एक टॉपिक है। ठीक है, और ये आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको एकदम डिटेल्ड वे में और एनसीईआरटी का हर एग्जांपल लेके आपको समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि इसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसको मैंने ट्रिक के साथ आपको याद भी कराया है, तो आपको कोई दिक्कत दुश्वारी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, इसका प्लेलिस्ट खोलना है जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। आपको वहाँ पे इस चैप्टर की स्ट्रेटजी से लेकर अभी तक जितना हुआ है सब कुछ एकदम ईजी वे में मिल जाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं कितनी ईजी वे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। जैसे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं आपको कहानी बताया था, वैसे ही इसको कराने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए कहानी कुछ ऐसा है कि एक राज्य था। ठीक है, एक राज्य था जहाँ का एक राजा था, फिर एक दूसरा राज्य था, वहाँ का भी एक राजा था। दो राज्य हैं, वहाँ के दो राज्य हुए। ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे में भिड़े, एक दूसरे में आपस में लड़े तो इसका राजा यहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, जो ताकतवर, मान लीजिए ताकतवर राजा था, तो ये यहाँ पे कब्जा कर लिया। क्या किया? यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ वाला राजा यहाँ से भाग गया, तो ये भी जाके यहाँ पे कब्जा कर लिया, ये भी जाके यहाँ पे कब्जा कर लिया। मतलब हुआ कि इसमें कि जब दो राज्य एक आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि एक राजा दूसरे पे अटैक करके उसका हथियार ले रहा है, उसका कब्जा कर ले रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक राज्य ए वाई और प्लस एक राज्य है बी एक्स। ठीक है, तो जब इसमें लड़ाई हो रही है तो बी वाई हो जा रहा है, मतलब वाई वाले पे बी राज करने लग रहा है और एक्स वाले पे ए राज करने लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ कि ए वाई एंड बी एक्स। ठीक है, मान लीजिए ए वाई एक राज्य है, एक बी एक्स राज्य है, तो जो बी पे एक्स राज करता था तो अब बी पे वाई राज करने लग रहा है, और जब ए पे वाई राज करता था तो ए पे एक्स राज करने लग रहा है। ठीक है, बस यही मैकेनिज्म फॉलो होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आप कैसे होगी, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद डिफिनेशन बताऊंगा, फिर और एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, देखिए ऐसा दिया है क्या, CuSO4। क्या दिया है? CuSO4। क्या दिया है? CuSO4 को हमने एक और सोल्यूशन दिया हूँ, और आपसे एक क्वेश्चन है, CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि CuSO4 का कलर क्या होता है। आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि CuSO4 का कलर क्या होता है। ठीक है ठीक है, प्लस 2NH4OH एक्वस में ले रहा है, मतलब CuSO4 एक सोल्यूशन लिया हमने, एक ये कंपाउंड लिया। देखिए दो कंपाउंड हमने लिया। ठीक है, एक CuSO4 का और मतलब दो सोल्यूशन लिए, कंपाउंड मतलब दो सोल्यूशन लिए हमने। ठीक है, एक CuSO4 का सोल्यूशन लिया, एक हमने NH4OH का सोल्यूशन लिया। जब इन दोनों का सोल्यूशन लिए हैं तो हुआ कुछ ऐसा है कि देखिए यहाँ पे CuSO4 के साथ कौन था? Cu था। SO4 के साथ कौन था? Cu था। तो जब इसका रिएक्शन हुआ, मतलब ये दोनों आपस में भिड़े, तो CuSO4 था, यहाँ क्या हो जा रहा है? CuOH2 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? CuOH2 हो जा रहा है। अब CuOH2 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे CuSO4 के साथ है,
लेकिन जब ये दोनों आपस में भिड़े तो मैं आपको बताया गया हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि होता ये है कि अगर ए वाई है तो रिएक्शन होने के बाद ए एक्स हो जाता है, बी एक्स है तो रिएक्शन होने के बाद बी वाई हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सी है वो ओ एच के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा? ओ एच के साथ आ जाएगा, ओ एच के साथ। यहाँ पे सी है वो ओ एच के साथ आ जाएगा, ठीक है। और जब सी ओ एच के साथ आएगा तो बनेगा सी ओ एच टू, ठीक है। तो आप पूछेंगे ठीक है समझ तो आ गया, सी ओ एच टू बनेगा, ठीक है। फिर हमारे साथ क्या बनेगा? NH4 जो हमारा था, क्या था? NH4 था हमारा, वो SO4 के साथ आ जाएगा। मतलब ये वाली चीज इसके साथ जुड़ जाएगी और ये वाली चीज इसके साथ जुड़ जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और करेंगे उससे और आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें डिफिनीशन भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए हमको एक सोल्यूशन ए दिया है, एक सोल्यूशन ए दिया है, एक सोल्यूशन ए दिया है, एक सोल्यूशन ए दिया है। तो जो इसमें का कॉपर है वो ओ एच के साथ भाग जा रहा है, इसमें का जो कॉपर है वो एच के साथ भाग जा रहा है, और इसमें का जो NH4 है वो SO4 के साथ भाग जा रहा है। तो बस ये लिखा हुआ है, सी ओ एच के साथ भाग जा रहा है, NH4 SO4 के साथ भाग जा रहा है, ठीक है। और आपको ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है तो मैं बता दूं आपको पहले ही कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। किसके फॉर्म में लिखा गया है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। किसके फॉर्म में लिखा गया है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और ये जो 2 यहाँ पे आया है CuOH2, ये इसलिए आया है क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है Cu+2। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? मतलब कॉपर पे चार्ज होता है Cu+2 चार्ज होता है, और OH पर निगेटिव चार्ज होता है, OH पर निगेटिव चार्ज होता है। और जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो बनता है CuOH2। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मैं एक काम करूंगा आपके लिए कि मैं आपके लिए एक ऐसा PDF लाऊंगा, मतलब एक ऐसा चीज़ लाऊंगा जिसमें सबकी वैलेंसी लिखी होगी। जैसे Cu+2 में होता है, SO4 2 माइनस में होता है, NH4 प्लस में होता है, माइनस में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, 4 में होता है, किसमें कौन सा एलिमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उसी में सारी चीज़ें डिस्कस की रहेंगी, ठीक है। वैसे आपको और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 2 क्यों आया। अब मैं उसमें आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए आ रहा है एक ऐसी चीज़ जिससे आपको पता चलेगा कि आपने 9th में क्या क्या छोड़ा है। तो उसका भुगतान करेंगे आप एक वीडियो देख के, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा समझाया जाएगा कि Cu+2 आयोज का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो CuOH2 बनता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ये इस यहाँ इससे जुड़ जाता है और ये इससे जुड़ जाता है, ठीक है। आप अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है? ये डाउट आ रहा है कि जो Cu है ये NH4 से क्यों नहीं जुड़ रहा है, जो Cu है NH4 से क्यों नहीं जुड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, प्लस प्लस कभी अटैक्ट नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव अटैक्ट होते हैं, हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव अटैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे Cu+2 में है और यहाँ पे NH4 भी प्लस में है, OH माइनस में। क्या माइनस में है? OH माइनस में। Cu प्लस में, OH माइनस में, Cu प्लस में, OH माइनस में, तो मिलके CuOH2 बना ले रहा है। तो मिलके क्या बना ले रहा है? CuOH2। ठीक वैसे ही SO4 माइनस में होता है, इसका बैलेंस इसको लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं SO4 2 माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। SO4 2 माइनस, और इसको माइनस में लिखते हैं और इसको प्लस में लिखते हैं। तो जब माइनस प्लस मिलता है, समझ में आ गया? माइनस प्लस मिलता है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कॉपर को हम NH4 के साथ मिला देंगे और SO4 को OH के साथ मिला देंगे, तो ये बिल्कुल बहुत ही घटिया सोच है आपकी, ठीक है। क्योंकि हमेशा प्लस माइनस से अटैक्ट होता है। प्लस किससे अटैक्ट होता है? माइनस से अटैक्ट होता है। अरे यार सॉरी उसके लिए, घटिया बोलने के लिए, ठीक है। मतलब आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब तो आप जान गए ना कि हमेशा प्लस माइनस में अटैक्ट होता है, हमेशा प्लस माइनस में अटैक्ट होता है, और हमेशा माइनस प्लस में अटैक्ट होता है। प्लस प्लस अटैक्ट नहीं होते, माइनस माइनस अटैक्ट
नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई तो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखने से पहले हमें आपको डिफिनीशन समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? डिफिनीशन समझाऊंगा, क्योंकि डिफिनीशन समझने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर हुआ है, क्योंकि डिफिनीशन से क्लियर होगा, उसके बाद जब ये वाला एग्जाम्पल बताऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या दिया इसका डिफिनीशन, दोज रिएक्शंस, मतलब एक ऐसा रिएक्शन, जैसे रिएक्शन लिखा है, दोज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स हो, आर या ग्रुप ऑफ एटम्स हो। ग्रुप ऑफ एटम्स सही दिख ही रहा है ना, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम हो, चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, आर एक्सचेंज, वो एक दूसरे से क्या हो, एक्सचेंज हो रहे हो, इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए एक ग्रुप ऑफ एटम ए है, एक ग्रुप ऑफ एटम ए है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज होके ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट हम लिए हैं, हमने जो रिएक्टेंट लिया है, ठीक है, CuSO4 2NH4OH, जो ये हमने चीज ली है, ये आपस में एक्सचेंज होके ही तो ये बना रहे हैं, आपस में एक्सचेंज होकर बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार और आपको मैं बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स चाहे ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, अलग अलग एटम्स हो या एटम्स का एक ग्रुप हो, ठीक है, एक दूसरे से जब ये एक्सचेंज होते हैं उस रिएक्शन में एक दूसरे से जब एक्सचेंज होते हैं तो उससे जो नई चीज़ बनती है, ये सब होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीशन एकदम लाजवाब तरीके से। किस तरीके से? लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपके लिए लिखी है, जो कि आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दीज रिएक्शंस जनरली अकर बिटवीन, मतलब ए रिएक्शन जनरली, मतलब हमेशा नहीं, जनरली मतलब लगभग, जनरली मतलब लगभग, मतलब मान लीजिए हमेशा नहीं, लगभग हर टाइम किसमें होती है, बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, हमेशा दो आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन हमेशा नहीं लेकिन जनरली किसमें होती है, दो आयनिक कंपाउंड के अंदर, मतलब बीच में होती है। ठीक है, बे आयनिक कंपाउंड क्या है, कैसे क्या चीज़ें, इस सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, किसमें, जब आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है उसमें बताऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक, अभी के लिए सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, आयनिक मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन के बीच में ये होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन बताया, क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, आपस में एक दूसरे से बदल ले, उसी को हम क्या कहते हैं, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि जनरली मतलब आमतौर पर जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में ही होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक है, उस एग्जांपल को करने के बाद आपके माइंड में, मेरे हिसाब से बहुतों के माइंड में 100% समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। किसी को 90% समझ में आया होगा, किसी को 95 आया होगा, किसी को 80% आया होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल समझाने के बाद सबको 95 to 100% समझ में आना पड़ेगा, मतलब आना ही आना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में प्लस माइनस कौन है। तो देखिए Na2 प्लस में होता है, Na प्लस सोडियम मेटल प्लस में होता है, देखिए SO4 माइनस में होता है, SO4 माइनस में होता है। दूसरा एग्जांपल में दिया है Na2SO4, इसमें Na2 जो है वो प्लस में है और SO4 जो है वो माइनस में है।
अगर आप हमसे ये पूछेंगे Na2SO4 क्यों लिखा है, NaSO4 क्यों नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आप बात नहीं जानते हैं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब तक आपको जानना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th का है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि देखिए Na प्लस होता है और SO4 2 माइनस होता है। क्या होता है, SO4 2 माइनस होता है, ठीक है। और जब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इधर आ जाता है, इसका इधर आ जाता है, यहाँ से बनता है Na2SO4, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आता है Na2SO4, ठीक है। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें हर एक एलिमेंट जितना कि आपको ज़रूरत है क्लास 10th में, उतने सारे एलिमेंट के किसका कितना चार्ज आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे आप में होंगे जिनको नहीं पता होगी, तो उनको ये सब रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। तो इसलिए मैं वो वीडियो लाऊंगा जिसको आपको देखने के बाद ये जो सारी दिक्कतें जो आपको फेस हो रही होगी वो नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। और उसके बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं, आपका प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। तभी हमको देखना है कि Na2SO4 में कौन प्लस में है कौन माइनस में है, ठीक है। देखो Na2 प्लस में है और SO4 माइनस में है, ठीक। वैसे ही BaCl2 में Ba हमारा प्लस में है और Cl माइनस में है। Ba कितना है, प्लस में, Cl माइनस में है। Ba प्लस में और Cl माइनस में। अब आप पूछेंगे यहाँ पे BaCl2 क्यों लिखा है, BaCl क्यों नहीं लिखा है, तो मैं ऐसा ही रीजन दूंगा, ठीक है। उससे बेहतर है जो अब मैंने लिखा है उसको आप ध्यान से समझिए, देखिए और क्या कीजिए, इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को आने का वेट कीजिए, ठीक है। जब आएगा तो देखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अभी आपको ये बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, याद रखिए, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे प्लस कौन है माइनस कौन है, प्लस कौन है माइनस कौन है। तो हम देख लिए ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। एक दूसरे से एक्सचेंज करना है का मतलब क्या हुआ, प्लस वाले को माइनस में जोड़ो, प्लस वाले को माइनस में जोड़ो, माइनस वाले को प्लस में जोड़ो, वाल खत्म करो। लिखा है Na2Cl2, तो यहाँ से मिलकर 2NaCl बन गया। क्या बन गया, 2NaCl, क्या बन गया, 2NaCl। ठीक वैसे यहाँ पे BaSO4 है, तो बना दिया हमने BaSO4। क्रिस्टल क्लियर से समझ में आया होगा आपको, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। कैसे, हमने क्या किया, इसको प्लस में लिखा, इसको माइनस में लिखा, इसको प्लस में, इसको माइनस में, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिया और लिख दिया हमने। कितना इजी था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। एटलीस्ट 99.99 लोगों को समझ में आ गया, जितने लोग मेरी वीडियो मतलब देख रहे हैं अभी, ठीक है। और जो 0.00001% वाले लोग बचे हैं उनके लिए तीसरा एग्जाम्पल लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या दिया इसमें, देखिए इसमें पहले क्या लिखेंगे, Cu प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, SO4 माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे, H2 यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, यस यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस में कैसे लिख दे रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेटल है, आई नेगेटिव चार्ज वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज वाला है। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम केस में जो पहला लिखा रहेगा, ये देखिए यहाँ पे Cu लिखा है, यहाँ पे Na2 लिखा है, यहाँ पे Cu लिखा है, जो पहला लिखा रहेगा उसे पॉजिटिव लिख दीजिएगा, तो दूसरा लिखा रहेगा उसे नेगेटिव लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, जो पहला दिया रहेगा उसको पॉजिटिव, जो दूसरा देगा उसे निगेटिव। तो इसमें जो पहला दिया होगा उसे पॉजिटिव, दूसरा दिया होगा उसे निगेटिव, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस से जोड़ देंगे तो Cu यस हो जाएगा, फिर इस माइनस को इस प्लस वाले में जोड़ेंगे तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो आपने देख भी लिया होगा कि कितना इजी वे में मैं आपको कितने फनी तरीके से, फनी तो नहीं बोल सकते, मतलब कितने मज़ेदार तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको समझाऊँ, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसके बाद क्या केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, उसके बाद क्या बताया आपको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, फिर मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू बैलेंसिंग, फिर मैं आपको समझाया था क्या,
टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और आज मैंने आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इतना सब मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे, इस चैप्टर को आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसमें जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हमने क्या बताया होगा, उसमें हमने बताया होगा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बताएंगे उसमें हम, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद जो टॉप वीडियो आएगा उसमें आएंगे हम बताएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब दोनों को आप बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। ये आने वाले टॉपिक से क्या मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये सब समझ में आ जाएगा जब वो आता जाएगा। ठीक है, ऐसा भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इस चैप्टर को बस ऐसे छोड़ देंगे आप? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकते, इतना बेहतरीन तरीके से मज़ेदार तरीके से पढ़े हैं तो हमको क्वेश्चन करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो उसके बाद हम लाएंगे इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का आपको पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में, उस सारे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का एकदम डिटेल सोल्यूशन, एकदम डिटेल बेहतरीन तरीके से समझा कर। ठीक है, उसके बाद वहीं तक छोड़ देंगे? नहीं, वहाँ तक कैसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लाएंगे आपके लिए इस चैप्टर का PYQ। ठीक है, इसमें PYQ आपको कराए गए होंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा PYQ करा देंगे कि आपको इस चैप्टर में एकदम कॉन्फिडेंट हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बस PYQ करा कर छोड़ देंगे? अरे नहीं, कैसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो करना तो गलत होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप 2024 के पेपर में बैठेंगे तो आप लिख के ले लीजिए वैसा ही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, या हो सकता है जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँ वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमको सब्सक्राइब करके रखना है और जो जो वीडियो आता रहेगा उसको आपको देखते जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।